हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट कुछ होता है, उसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान आपका पेपर 2 में पूछा जाता है। जिन्होंने भी आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा पेपर 2 के लिए, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ जो है आपका एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है वो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल डैश डैश है। बच्चे का जो विद्यालय का जीवन है उसका मेल जो है वो कैसा है, ये पूछा आपसे। तो ऑप्शन है ए किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, बी शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, सी कक्षा के जीवन से होना चाहिए या डी बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। अब देखिए भई, बच्चे आप सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाना है और बच्चे का विद्यालय जीवन को जोड़ करके, तो जब बच्चे सबसे अधिक कहाँ सीखते हैं? बच्चे सबसे अधिक सीखेंगे जब बाहर के जीवन के साथ उनको जोड़ करके पढ़ाया जाएगा, है ना? बाहर के जीवन के साथ जोड़ होना चाहिए उनका विद्यालयी मेल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राथमिक विकल्प को चुनिए, यानी कि सबसे सही विकल्प को आपको चुनना है इनमें से। क्या विकल्प क्या है भाई? उच्च सॉरी, एक मिनट, एक सेकंड, यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनको सामाजिक विज्ञान की परियोजना है भाई, उसके तहत एक टॉपिक दिया, उनको क्षेत्र भ्रमण करने को कहा गया। तो जिससे क्या होता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, बी यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है, ऑप्शन डी यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनता है। तो देखिए, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी होते हैं, यानी आपके उच्च प्राथमिक स्तर के क्या होता है भाई, 6 से 8, है ना? तो उसमें जो सामाजिक विज्ञान होती है उसकी परियोजना के तहत एक टॉपिक दे दिया उनको, एक प्रोजेक्ट दे दिया, क्षेत्र भ्रमण करने को बोल दिया उनसे शिक्षक ने। तो उनको इस ऑप्शंस में से क्या उचित होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो देखिए, इसमें सबसे उचित आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। अब देखिए, क्षेत्र भ्रमण करेंगे बच्चे तो वो वास्तविक जीवन को, वास्तविक चीज़ों को भी देखेंगे, उनकी अवधारणा और विचारों को भी देखेंगे, तो उनकी वास्तविकताओं और उनको विचारों की तुलना करने में योग्य बनाएगा। सीधी-सी बात है, सभी को आ गया होगा समझ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्न में से कौन-सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए कहानी सुनना, बी वाद विवाद, सी परिचर्चा या डी क्षेत्र भ्रमण। अब देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर है, उसमें भूगोल का शिक्षण कराना आपको, उनमें से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होनी चाहिए? तो उनमें सबसे उपयुक्त विधि होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र भ्रमण। देखिए, भूगोल भौगोलिक चीज़ें जो होती हैं, भूगोल क्या आपका भौगोलिक चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, पर्वत, पठार, नदी, झरने, स्थितियाँ कैसी हैं किसी स्थान की पर्टिकुलर, तो उन सभी को क्षेत्र भ्रमण करके सबसे अधिक उपयोगी होगी, उनसे बच्चे अधिक अच्छे प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्न में से किस एक उपागम पर बल देता है? ऑप्शन ए रट करके सीखना, बी अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, सी वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना या डी परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है उनका शिक्षण कराना किस पर बल देता है? वो देता है आपका वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना, यानी कि जो वास्तविक जीवन है उनकी स्थितियाँ कैसी होती हैं उन सभी के द्वारा आपको सीखना, उन सभी के द्वारा बच्चों को सिखाना। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न प्रकार के बाजार
विषय को पढ़ाने के भाई कोई विषय दे दिया है, विभिन्न प्रकार के बाजार, ये कोई विषय है। उस विषय को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित रहेगी? ऑप्शन ए, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। बी, कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। ऑप्शन सी, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना। या ऑप्शन डी, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। तो देखिए भाई, कोई विषय है, विभिन्न प्रकार के बाजार, ये आपको विषय दिया गया है। उसको पढ़ाने के लिए आप सबसे अधिक कौन सी परियोजना विधि जो है वो प्रयोग में लाएंगे इनमें से, इन ऑप्शंस में से? तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने के दामों की तुलना करना। तो उस प्रकार से ये आपकी सबसे अधिक परियोजना विधि होगी, उचित होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए, तमिल, बी, औचिकी, सी, देवनागरी या डी, ब्राह्मी। तो देखिए, अशोक जो सम्राट अशोक था, उसके जो अधिकतर अभिलेख हैं वो आपके ब्राह्मी, खरोष्टी, इन लिपियों में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था। ऑप्शन ए, ग्राम भोज का, बी, गर्भगृह, सी, प्रदक्षिणा पथ या डी, मंडप। तो देखिए, इसको कहा जाता था मंडप। इसको क्या कहा जाता फ्रेंड्स? मंडप कहा जाता था, जहां पर जो लोग इकट्ठा हो सकते थे और उसको एक एक हॉल होता था जहां पर लोग इकट्ठा होते थे मंदिरों में, तो उसको मंडप कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विनय पिटक ग्रंथ निम्न में से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए, जरतुस्त्र के विचार, बी, बौद्ध संघ के नियम, सी, संस्कृत व्याकरण या डी, महावीर के उपदेश। तो देखिए, विनय पिटक ग्रंथ जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध संघ के नियमों से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। दो त्रिपिटक होते हैं बौद्ध धर्म के, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। उन्हीं में से विनय पिटक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के नियमों से संबंध रखता है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्न में से किन भाषाओं में लिखी है? यानी कि जो राजा हर्षवर्धन था, उसका दरबारी कवि जो बाणभट्ट हुआ करता था, उन्होंने जो हर्षचरित नामक जो पुस्तक लिखी थी, आपको पता होगा हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है, तो वो किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए, प्राकृत, बी, हिंदी, सी, उर्दू या डी, संस्कृत। तो देखिए, वो लिखी गई है आपकी संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में फ्रेंड्स? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो हर्षचरित है वो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बाणभट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ऑप्शन ए, मिट्टी के, बी, पत्थर के, सी, लकड़ी के या डी, ईंटों के। तो जैन और जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, उनके लिए जो आरंभिक विहार बनते थे, उनको विहार कहा जाता था, रुकने के स्थान होते थे, तो वो किस चीज़ के बने होते थे? तो वो बने होते थे आपके पत्थर के। किसके फ्रेंड्स? पत्थर के बने होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, बी, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल, ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच चला था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, यानी कि जो खानकाह जो शब्द है, जो सूफी मत के अनुसार इनसे क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, बी, एक विशेष प्रकार का गाना, सी, नाम का गुणगान करना या डी, नीति कक्षाओं पर चर्चा। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, उन स्थानों को खानकाह कहा जाता था। खानकाहों से अभिप्राय है भाई जहां जो सूफी संत हैं वो बैठ करके बैठकों का आयोजन करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। चोल मंदिरों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे।
ऑप्शन बी, लोह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर सी, चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए थे। या ऑप्शन नंबर डी, जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो देखिए चोल मंदिर जो थे उनके विषय में, उनके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है वो चुनना है आपको। तो इनमें से सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 19वीं सदी में निम्न में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? ऑप्शन नंबर ए, रुकैया सखावत हुसैन, बी मुमताज अली, सी सैयद अहमद खां, या डी जियाउद्दीन बरानी। तो देखिए 19वीं सदी में जो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए जो तर्क किया था वो किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, रुकैया सखावत हुसैन ने। किसने किया फ्रेंड्स? रुकैया सखावत हुसैन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। ऑप्शन ए, बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, बी पाठ्य पुस्तक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सी पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना, या डी पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो देखिए आप कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक का अभ्यास करवाना चाहते हैं तो उसका उचित कारण क्या होगा? तो उसका उचित कारण होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो वही पाठ है कि विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ेंगे किसी पाठ को, तो वहाँ पर आपका खुली पुस्तक अभ्यास का जो आपका खुली पुस्तक अभ्यास जो होगा वो अधिक प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डैश डैश, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनका अध्ययन जो होता है उनका महत्व किस लिए है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, बी समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, सी भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, या डी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। भाई सामाजिक विषय विज्ञान जो होता है उसमें अनेक अलग अलग विषय होते हैं, उनका अध्ययन का महत्व बच्चों के लिए यही है कि वो बच्चे उससे समाज और उस जो उसका पर्यावरण है बच्चे का उसको समझ सकते हैं, उसके प्रति समझ अपनी विकसित कर सकते हैं और अच्छे नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए, एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, बी दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, सी घटनाओं का वर्णन करना, या डी पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। तो देखिए भाई पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना ये सभी तो कोई बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हो गई, गलत हो जाएगा ये तो। इसमें पूछा क्या आपसे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो चित्रकथा पट होते हैं उनका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उनका प्रयोग है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही होगा कि भाई जो आपका वृत्तांत दिया गया है उस पर चर्चा को प्रोत्साहित करना वो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? यानी कि भाई जो आपकी भारतीय संसद है उसकी भूमिका क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसकी समझ को विकसित करने के लिए आप सबसे उचित कौन सी क्रियाकलाप कराएंगे बच्चों के लिए जो जिससे बच्चे संसद जो होती है उसकी भूमिका और कार्यप्रणाली की समझ को समझ सकें, उनमें समझ विकसित हो सके उसकी। तो ऑप्शन नंबर ए, युवा संसद का आयोजन करना, बी विषय वस्तु का पठन, सी कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, या डी संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो देखिए इसमें सबसे उचित क्रियाकलाप चुनना है आपको। तो हम क्या करेंगे भाई, युवा संसद का आयोजन कराएंगे। युवा संसद का आयोजन करा करके जो बच्चे हैं उन्हीं में से सभी को, किसी को सांसद, किसी को लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी बना करके तो उससे बच्चों को एक छोटी लघु संसद का रूप दे करके बच्चों को उस संसद का कार्यप्रणाली और उसकी भूमिका उसको करवाएंगे। तो बच्चे उससे कार्यप्रणाली और भूमिका सभी की समझ विकसित होगी बच्चों में कि हाँ भाई संसद कैसे काम करती है, उसकी भूमिका क्या है। तो वो सभी इससे जो हमारा सबसे उचित क्रियाकलाप होगा वो यही होगा कि युवा संसद का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो।
भई कोई एक शिक्षिका है, विद्यार्थियों को बोलती है कि एक तालिका बनाइए आप, जिसमें आपका 1 सप्ताह में जितना भी आप पानी प्रयोग कर रहे हैं, कितनी बाल्टी आपने पानी प्रयोग किया, उसकी संख्या लिखिए। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है और इसके बाद वो जो आपका पानी का प्रयोग कितना हुआ, कैसे हुआ और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा शुरू करती है। तो शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? ऑप्शन ए निगमनात्मक विधि, बी वृत्त अध्ययन विधि, सी समस्या समाधान विधि या डी पूछताछ विधि। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षिका है वो कर रही है व्रत अध्ययन विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा व्रत अध्ययन विधि, यानी कि पहले उसकी समस्या को पहले देखिए कि आपने क्या क्या यूज किया, कितना आपका समस्या जो थी, पानी की बाल्टियों की संख्या कितनी आपने यूज किया, कितना पानी यूज किया, पानी का क्या क्या प्रयोग किया, उसका उसका संरक्षण कैसे कर सकते थे आप, इस सभी के बारे में जो चर्चा हुई है वो आपकी व्रत अध्ययन विधि के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय, समय रेखा, सारांश, डैश डैश और डैश डैश सम्मिलित हैं। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधन जो होते हैं उसमें से भाई समय रेखा होती है, सारांश होता है, डैश डैश और डैश डैश क्या क्या सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख, बी स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, सी सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, ऑप्शन नंबर डी अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। सारांश यहाँ पर आएगा सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित होते हैं ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।